हवेली की दीवारें हिलने लगी, कुछ नया सा उस पे अपने आप ही बनने लगा। वो वहाँ गया ताबूत के पास, उसे वो एक किताब और रखी मिली वहाँ पे, जिसमें कि उस जिन को काबू करने की मंत्र लिखे हुए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आ गई हूँ आपके सामने फिर एक डरावनी कहानी लेकर। कहानी शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मुझे उससे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाती रहूँ। प्लीज़ आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो चलिए ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज जो मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी एक जिन की है। जी हाँ, जिन वो होते हैं जो आग से बनते हैं, जिनके पास भयानक शक्तियाँ होती हैं और वो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली होते हैं, जिनके पास आपकी हर एक विश को पूरा करने की ताकत होती है। लेकिन अगर वो आपकी विश को पूरा करते हैं तो उसके बदले में वो इतने भयानक भी हो सकते हैं कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी भी तबाह कर सकते हैं। तो चलिए बहुत सारा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधे आपको कहानी की तरफ लेके चलती हूँ। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे फतेहपुर की। फतेहपुर उस कस्बे का नाम था। वहाँ पे एक हवेली थी और उस हवेली में वहाँ के गांव के लोग बोलते थे कि एक जिन का वास है। उस हवेली के ऊपर एक जिन का प्रकोप है। और उस हवेली के जो मालिक थे, उस हवेली के मालिक ने बहुत समय पहले एक तांत्रिक बाबा को बुला के उस जिन को अनुष्ठान के द्वारा एक बोतल में कैद करवा के उस हवेली में बंद करा दिया था। तब से उस हवेली में कोई भी नहीं जाता और कहते हैं कि जब भी उस हवेली के आसपास कोई व्यक्ति या अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो कभी भी वहाँ से बच के नहीं आ पाया था। उस हवेली के अंदर बहुत सारी कभी जैसे किसी ने पता करने की कोशिश की है तो ऐसा फ़ील हुआ था उन लोगों को कि वहाँ पे कुछ है जो अननेचुरल है। वहाँ की हवाएँ अंदर जाते ही बहुत भारी हो जाती हैं और वहाँ पे जो दीवारें हैं वो भी नॉर्मल सी नहीं हैं। तो इस तरह का कुछ वहाँ पे माहौल था। वहाँ पे एक जो हवेली थी उसमें एक ताबूत था, एक ब्लैक कलर का जो बक्सा आपने पहले कभी देखा हो अगर आप जानते हैं। तो ताबूत एक बक्सा होता है यूँ करके, वो ताबूत होता है इस तरह से करके, ब्लैक कलर का एक ताबूत था। और वो जो मालिक था उस हवेली का, जिसने उस तांत्रिक बाबा से जिन को कैद करवाया था वहाँ पे, तो वो बोलते थे कि वो ताबूत के अंदर और उस शीशी के अंदर ही उस जिन को कैद कराया गया था। तो बोला जाना ये था कि कभी भी उस ताबूत को खोलना नहीं है, उस शीशी को खोलना नहीं है, अदरवाइज़ वो जिन बाहर निकल आएगा और सब कुछ ख़त्म कर देगा। एक लड़का जिसका नाम था राहुल, वो डरावनी कहानियाँ, ऐसे रहस्यमयी बातें, इन सब में बड़ा भूत-प्रेत, जिन, इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखता था। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि ये सब चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें कुछ हॉरर प्लेस मिल जाता है, पता लग जाता है कि इलाके के जो कुछ प्लेसेस हैं, दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, जहाँ पे लोगों को जाना पसंद होता है, कुछ इस तरह के शख्सियत वाले लोग भी होते हैं। तो इसी तरह का कुछ राहुल था। उसे बड़ा मज़ा आता था ऐसी जगहों पे जाना, उनके बारे में पता करना। तो जैसे-तैसे उस राहुल को फतेहपुर के बारे में पता चला और वहाँ पे उस हवेली के बारे में पता चला, तो वो वहाँ पे पहुँच गया। जैसे ही वो गाँव वालों के पास गया, उस हवेली के बारे में बात करी, तो बहुत सारे लोगों ने उसे समझाया कि वो जो हवेली है वहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पे एक जिन का साया है, बहुत टाइम पहले ऐसे-ऐसे हुआ था, उसको पूरी स्टोरी सुनाई। तो उसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ। होता है ना, अगर आप जिज्ञासु हो इन सब चीज़ों को लेके तो आप जाना चाहोगे। तो बस वही उसने बोला कि मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, लेकिन वहाँ जाना सेफ़ नहीं है, हम आपको सिर्फ़ अलर्ट ही कर सकते हैं। और उसने बोला पर मैं फिर भी जाऊँगा और वो वहाँ पे गया। जैसे ही राहुल उस हवेली में अंदर एंटर करता है कि जो एटमॉस्फेयर था और जो हवेली के अंदर का एटमॉस्फेयर था, वो दोनों एटमॉस्फेयर में बहुत चेंज था।
और जैसे ही उसने हवेली के अंदर एंटर किया तो उसको वो ब्लैक कलर का ताबूत और वो जो शीशी थी वो मिली। वो जो हवेली थी उसका मेन हॉल जो था वो उसमें रखे हुए थे दोनों चीज़ें, और जब एंटर करते हो तो हॉल ही पड़ता है, तो वो हॉल में गया और वहाँ पे उसने उसको रखे हुए देखा। जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा सारी दीवारें थी, जो दीवारें थी हवेली की, उनके ऊपर कुछ काले कलर से कुछ मंत्र, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो जो जिन है उसको काबू करने के लिए थी, जो हवेली का मालिक था उसने तांत्रिक बाबा से करवाई थी। ठीक है, तो वो आगे बढ़ता है राहुल, और उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि ठीक है जो भी है ये सब, चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है। तो उसने ताबूत में जैसे ही हाथ लगाया तो हवेली की दीवारें हिलने लगी, लिटरली वहां पे जो दीवारें थी वो हिलने लगी और उन पे हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी, और जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़े हुए थे और जो उनसे मंत्र लिखे हुए थे वो थोड़े से धुंधले होने लगे और कुछ नया सा उस पे अपने आप ही बनने लगा। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ गया ताबूत के पास, उसे वो एक किताब और रखी मिली वहाँ पे, जिसमें कि उस जिन को काबू करने की मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही उसने वो बुक अपने हाथ में ली और उसका एक पन्ना पलटा, उस हवेली के अंदर तूफान सा आ गया। सारी दीवारें जो ऑलरेडी हिल रही थी अब तो चीजें भी उड़ने लगी और बहुत कोहराम सा मच गया। और जैसे ही वो लास्ट पेज पे उस मंत्र पढ़ना शुरू ही करने वाला था कि उस ताबूत के अंदर से वो ताबूत खुद ब खुद खुल जाता है, और उस ताबूत के अंदर से एक काली परछाई निकलती है, ऐसे जैसे जिन निकलता है इस तरह से कुछ काली परछाई उस ताबूत के अंदर से निकलती है, और वो देखते ही देखते एक आकृति का रूप ले लेती है, उसकी भयानक लाल कलर की आंखें और इतनी भयंकर हंसी। वो जैसे ही राहुल के सामने आती है राहुल की हालत खराब हो जाती है। राहुल भयंकर डर जाता है कि ये क्या हुआ, क्या मैंने इसको सच में बुला लिया। अब गुस्से में वो जिन जैसे ही बाहर निकलता है वो राहुल को बोलता है हंसते हुए कि तूने मुझे इस ताबूत से मुक्त कर दिया, जो कि नहीं करना था। अब मैं तेरी आत्मा को जाने नहीं दूंगा। अब राहुल परेशान, राहुल कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया। अब ये बातें थोड़ी जिनको समझ आती है। उसने बोला कि मैं तेरे सामने 3 विशेस रखूंगा जो तुझे मेरी पूरी करनी होगी, मैं नहीं करूंगा तेरी पूरी, जो तुझे मेरी पूरी करनी है तभी मैं तेरी जान बख्शूंगा। मतलब उसकी, जो राहुल है उसकी विश ये पूरी हो रही है कि उसकी जान बचेगी, और उसकी जान के बदले में उसे उस जिन की 3 विशेस पूरी करनी होगी, जिसमें कि वो पहली विश थी एक ताबीज था, उसको उस हवेली के अंदर राहुल को वापस लेके आना है। दूसरी विश थी एक मंदिर है, काला मंदिर पहाड़ी के ऊपर, उसमें जाके वो तांत्रिक बाबा वाला मंत्र दोबारा से पढ़ना है। तीसरी विश थी वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। लेकिन क्या कर सकते थे, ये सब तो उसको करना ही पड़ा। राहुल के पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था, वो क्या करता। उसके पास यही ऑप्शन था, या तो वो मर जाता वहीं की वहीं, जिन उसे छोड़ता नहीं, या फिर वो एक नाकामयाब कोशिश और कर सकता था अपनी जान बचाने के लिए। उसने उसको हाँ बोल दिया, उसने कहा ठीक है मैं आपकी तीनों विशेस पूरी करूँ करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करेगा, तुझे करनी ही पड़ेगी, वरना तू तो गया, या तो तू अभी जाएगा या तो तू तब जाएगा। राहुल बहुत डर जाता है। मैं करने की कोशिश करूंगा, राहुल ऐसे ही घबराई हुई आवाज में बोलता है। सबसे पहले नेक्स्ट डे वो ताबीज शमशान घाट से लेके जाता है। वो जो ताबीज था वो तांत्रिक बाबा ने शमशान घाट के अंदर दबा दिया था। वो एक ऐसा शमशान घाट था जो सच में हॉरर प्लेस था। वहां पे आत्माएं सच में वास करती थी। मतलब हर शमशान घाट में आपको इजीली सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सच में आपको कुछ देखने को मिल सकता है। तो वो एक ऐसा ही शमशान घाट था, और वहाँ पे
वो ताबीज खड़ा हुआ था। वो जैसे जैसे शमशान घाट के पास जा रहा था, वैसे वैसे वहां पे इतनी तेज हंसने की, चीखने की, चिल्लाने की, मुझे बचाओ, मुझे लेके जाओ, इस तरह की आवाजें आने लगी। बट उसने अपने डर पर काबू करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया और वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक कवर के पास से एक काले कलर का हाथ ऐसे निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है। हम तुझे आगे नहीं जाने देंगे, तू तो यहीं रुकेगा मेरे पास। राहुल की फट के चार हो जाती है। उसके पास आखिर आप रास्ता ही क्या था। उसने जैसे तैसे कोशिश करके आगे बढ़ा और कैसे ही करके उस ताबीज को उस जमीन से बाहर निकाला, और वो जो तेज दौड़ा है वहां से कि बस। ठीक है, उसने अपनी पहली शर्त पूरी कर ली थी। वो ताबीज को ले जाके उसने हवेली में रख दिया। अब बात आती है सेकंड विश की, जो थी उसी फतेहपुर, उसी जगह पे, उसी कस्बे में एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस ऊंची पहाड़ी पे एक काला मंदिर था। वो काले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन वो भूत प्रेतों के लिए माना जाता था। वहां पे कोई भी नहीं जा गया था, सालों से उस मंदिर में कोई नहीं गया था। ये वही मंदिर था जहाँ पे उन तांत्रिक बाबा ने जाके तंत्र मंत्र पढ़ के उस जिन को अपने काबू में किया था। वो वहां जाता है। ठीक है, वहां पे जाके उसने जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, वही तांत्रिक बाबा वाला, वहां की हवाएं बहुत भयंकर हो गई, चीखने चिल्लाने की आवाज आई और इतना डरावना माहौल हो गया। पर उसने अपने डर पे फिर से काबू पाया और वो उसका काम पूरा किया। और जैसे तैसे उस पहाड़ी से वो नीचे उतर कर आया और अपना सेकंड टास्क भी पूरा कर लिया आखिरकार राहुल। इसके बाद जो थर्ड टास्क था वो सबसे कठिन था। जो वो थर्ड टास्क था वो था उस हवेली के अंदर उस जिन को दोबारा से उस बोतल में कैद करना। वो जिन बाहर जाना ही नहीं चाहता था एक्चुअली। वो चाहता था कि उसे वहीं कैद करके ही रखा जाए, अदरवाइज वो बाहर निकला तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तो लास्ट यही करना था, उस जिन को उसमें कैद करना था। इस काम के लिए उसने एक तांत्रिक बाबा, जो तांत्रिक बाबा थे उनके कोई शिष्य थे जिसको उसने ढूंढा और उनकी हेल्प ली। अपने साथ उस हवेली में उन तांत्रिक बाबा को, उनके शिष्य को वो साथ लेकर आता है। वो वहां पर एक आग का काला घेरा बनाते हैं। जो जिन जिन की कमजोरी थी वो थी आग। उन्हें वो पता चल गया था उस किताब को पढ़ के कि वो आग उसकी कमजोरी है और अगर उस पे काबू पाना है तो उस आग में ही उसको कैद करना होगा। तो जब उसने उस आग में उसको कैद करने का सोचा तो उसको आग का अनुष्ठान करना था। उसने आग का एक काला घेरा बनाया और जैसे ही उसने मंत्र अनुष्ठान शुरू किया तांत्रिक बाबा के साथ, उसको जिन इतना परेशान करने लगा, इतना परेशान करने लगा। उसके जो जिंदा माँ बाप थे उनको वो सामने लाके परछाई के रूप में खड़ा करने लगा और उनको ऐसा दिखाने लगा कि वो मर चुके हैं। मतलब उसे डराने के लिए वो उसे डरा रहा था कि मैं इनको भी मार दूंगा या मैं इनको मार चुका हूँ। मतलब वो होता है ना एक छलावा करना, वो सारी टेक्निक्स उसने उस राहुल के साथ की जिससे कि उसका ये कैसे भी टूट जाए और वो उसकी जान ले पाए। पर राहुल ने हार नहीं मानी। उसे मालूम था कहीं ना कहीं उस जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने उसको पहले ही अवेयर कर दिया था कि ये तुझे ऐसे ही परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुझे अपना साहस नहीं छोड़ना है। तो यही किया। बहुत शोर शराबा, बहुत हलचल, तूफान मच गया था उस हवेली में। लेकिन आखिरकार बोलते हैं ना, जीत हमेशा सत्य की होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और जिन क्या था, नेगेटिव एनर्जी। राहुल था एक अच्छी एनर्जी, एक इंसान। तो फाइनली उस जिन को उसने आखिरकार उस बक्से के अंदर आग के साथ काबू कर दिया और उस बक्से पे बहुत बड़ा ताला लगा दिया और उस बोतल को जिसके अंदर वो उसकी आत्मा गई थी
उसकी आधी आत्मा उस बक्से के अंदर थी और आधी आत्मा उस बोतल के अंदर थी। तो वो जो बोतल थी उसको उसने ले जाया, मंत्र से उसको पूरा बांधा और वो जो बोतल थी वहाँ हवेली के बाहर एक बहुत गहरा, बहुत पुराना कुआं था, उसके अंदर डाल दिया। और फाइनली वो लोग वहां से चले गए और सब शांत हो गया। अब उसने एक सबक पा लिया था कि कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ना है। मैं अपनी हर स्टोरी में आपको यही बताती हूँ कि लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इन सब चीज़ों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, पर जो बुरी चीज़ है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती आपके लिए। आपको स्टार्टिंग में वो बड़ा अच्छा लगता है कि हो सकता है ये मेरा सपोर्ट करे, हो सकता है मुझे ये दे दे, वो दे दे। जिन तो जाने ही इस चीज़ के लिए जाते हैं कि आपकी 3 विशेस पूरी करेंगे, लेकिन 3 विशेस पूरी करने के चक्कर में वो आपकी पूरी ज़िंदगी भी ले सकते हैं, पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ राहुल के साथ बस होने ही वाला था, पर वो बच गया। वो वहाँ से चला गया, उसने वो गाँव छोड़ दिया और आज वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन आज भी वहाँ के गाँव वाले ऐसे बोलते हैं कि उन्हें उस हवेली के पास से, उस कुएं के पास से कुछ ऐसी चीखें, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो अभी भी उसे बोलते हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और वहाँ पे कहीं ना कहीं उस हवेली को अब बंद कर दिया है, वहाँ पे एंट्रेंस नहीं है। तो ये थी मेरी आज की कहानी, एक जिन की। एक ऐसा जिन जो बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत कुछ कर सकता था। बुरी आत्माएं ऐसी ही होती हैं, इनसे बचकर रहिए। हमारी कहानियाँ ऐसे ही आगे चलती रहेंगी, आपको हम ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनाते रहेंगे और आपको सतर्क भी करते रहेंगे कि आप कभी इन सब चीज़ों में ना पड़ें, अपना खुशहाल जीवन चलाएं, अच्छी चीज़ों में ध्यान दें, भगवान में अपना ध्यान लगाएं। वो आपको हमेशा आगे लेके जाएंगे, वो आपकी हर एक विश पूरी करेंगे। कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भगवान हमेशा आपके कर्म का फल आपको देते ही हैं। सो ये थी मेरी आज की कहानी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे हौसले को और बढ़ाएं। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लाती रहूँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। तो आज की जो कहानी है बेसिकली वो किसी पिशाचनी या जिन की नहीं है। वो कहानी है कच्चे कलबे की। ऐसे गांव जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी। तो कालू उनका 6 साल का बेटा था और यही एक उनकी पूरी दुनिया थी। जब उनका बेटा खिड़की के पास खड़ा था, कालू बेटा इधर आजा, खाना बन गया है, चलो खा लो। उस ठंड में, उस आधी रात में उनका बेटा कालू 6 साल का बच्चा, और वो उनके बेटे का आखिरी दिन था। कुछ इस तरह से उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई जो आज एक कच्चा कलवा बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कोई पौराणिक कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। आज मैं एक सब्सक्राइबर की रियल हॉरर स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने मुझे ईमेल करके अपनी भयावह कहानी जो उनके साथ बीती थी, आप बीती, वो बताई है। तो आज की जो कहानी है बेसिकली वो किसी पिशाचनी या जिन की नहीं है। वो कहानी है कच्चे कलबे की। एक ऐसी बच्चे की आत्मा जो अपने जीवन काल को जी नहीं पाई, अपने बचपन को जी नहीं पाई, और कुछ इस तरह से उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई जो आज एक कच्चा कलवा बन गया है। तो ये कहानी है एक मेरे सब्सक्राइबर की जिन्होंने मुझे ईमेल किया है। उनका नाम उन्होंने बताने से मना किया है, तो हम उनका नाम धीरज रख लेते हैं। तो धीरज ने मुझे मेल किया। वो बताते हैं कि आज वो अपनी ज़िंदगी के कुछ लास्ट मोमेंट्स को जी रहे हैं। मतलब उनकी अब उम्र हो चुकी है और ये जो उनकी कहानी है उनकी यंग एज की है, जब वे लगभग 30 to 35 एज के रहे होंगे। ये कहानी है उत्तराखंड की। तो धीरज उत्तराखंड के एक
ऐसे गांव जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी उसमें रहते थे। मैं उस गांव का नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ। तो धीरज थे वो वहाँ रहते थे अपनी पत्नी, हमने यहाँ किरदारों के नाम चेंज कर दिए हैं, उनकी पत्नी गोमती और उनके बेटे कालू के साथ। तो कालू उनका 6 साल का बेटा था और यही एक उनकी पूरी दुनिया थी। जब मैं ये रिकॉर्डिंग सुन रही थी तो जो धीरज हैं उस टाइम उनकी आवाज़ में एक दर्द था जो मैंने वहाँ महसूस किया था। तो धीरज बताते हैं कि यही बस उनकी एक पूरी दुनिया थी जिसे वो जी रहे थे। तो एक दिन की बात है जब उनका बेटा खिड़की के पास खड़ा था और बाहर की साइड एक टक देखे जा रहा था। उनकी पत्नी गोमती किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी वो, और वहीं से अपने बेटे को आवाज़ देती हैं, कालू बेटा इधर आजा, खाना बन गया है, चलो खा लो। एक लंबी खामोशी के बाद कालू वहाँ से एक अलग सी आवाज़ में बोल रहा था, माँ देखो वो बाहर खड़ा है उन बर्फ के बीच में और वो मुझे बुला रहा है माँ। बस फिर क्या था, गोमती अपने बेटे के पास जाती है और अपने बेटे को जैसे ही हाथ लगाती है तो देखती है कि उसके बेटे का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा है। दूसरे दिन फिर से कुछ अलग सी एक्टिविटी कालू को करते हुए गोमती ने और धीरज ने देखा। वे फर्श पर बैठकर गोल आकृतियां बना रहे थे। एक 6 साल का बच्चा, सोचिए कितना बड़ा होता है एक छोटा सा बच्चा जिसके अभी खेलने की उम्र है, जो एंजॉय करता है और वो अजीब सी हरकतें कर रहा है फर्श पर गोल आकृति। और एक और धीरज ने जो चीज़ मुझे स्पेशली वॉइस रिकॉर्डिंग में बताई है कि कालू हमेशा एक अजीब सी बेसुरी सी धुन गुनगुनाता रहता था जो मतलब सुनने में बहुत अनोइंग सी थी, अजीब सी थी। और मतलब जो हम लोग हमिंग करते हैं वो नॉर्मल हमिंग नहीं थी या कोई गाना नहीं था। 6 साल का बच्चा किस तरह की हमिंग कर सकता है, वो बहुत ही बेसुरी और बहुत ही अजीब सी हमिंग थी जिसको सुनकर मतलब एक नेगेटिविटी फील होती थी। वो वैसी हमिंग करता रहता था। एक दिन की बात है, धीरज ने बताया कि एक रात जब कालू एक ही बेड पर वो तीनों सोते थे, धीरज, कालू और उनकी पत्नी गोमती, तो अचानक से वो रात में उठी। उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके बेड पर नहीं है। अचानक दोनों उठे और दोनों भागे। उन्होंने गली मोहल्ले और आस पड़ोस के लोगों को, ये बहुत मतलब आज से 20 साल लगभग पुरानी स्टोरी है, शायद और थोड़ी सी ज़्यादा भी है। तो उस टाइम बड़े ही जल्दी सब लोग बड़े सपोर्टिव से होते थे, तो सारे लोग उठकर एकदम से जाते हैं कालू को ढूंढने के लिए सारा। और वो बर्फीला इलाका था, बहुत सारे दूर वो ढूंढते और ढूंढने के बाद अचानक से उनकी नज़र पड़ती है एक चबूतरे पर, जो बर्फ से ढका हुआ एक चबूतरा था। उस पे अचानक उन सबकी नज़र पड़ती है और वहाँ पर उस ठंड में, उस आधी रात में उनका बेटा कालू 6 साल का बच्चा वहाँ उस पर लेटा हुआ था। बहुत ही खामोशी सी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी और उसके साथ उसके चेहरे पर थी एक क्रीपी सी स्माइल। और वो उनके बेटे का आखिरी दिन था। वो जो आत्मा थी जो उसे बुला रही थी, जो उसे पॉजेस कर रही थी इतने दिन से, वो उसे ले जा चुकी। गोमती का रो कर बुरा हाल था। जैसे तैसे धीरज गोमती को अपने साथ घर पर लेकर आया। दिन बीतते गए, वो धीरे धीरे उभर रहे थे। अचानक उन्होंने एक दिन देखा कि जो उनके बेटे का एक खिलौना था, वो जो लकड़ी का घोड़ा होता है, मतलब इस तरह से जो ऐसे होता है, वो उन्होंने अपने बेटे का, ऑफ कोर्स उसकी डेथ हो चुकी थी, तो उन्होंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। अचानक उन्होंने देखा और वो लकड़ी का घोड़ा उनके बेड के बिल्कुल बीच में उन्हें रखा हुआ दोपहर में दिखाई दिया। जबकि उस घर में सिर्फ गोमती और धीरज ही रहते थे। वो समझ चुके थे कि इस घर में अब उन दोनों के अलावा भी कोई और। बीच बीच में रातों में कुछ वही हमिंग जो धीरज और गोमती का बेटा करता था कालू, वो हमिंग की आवाज़, वो गुनगुनाने की आवाज़ उन्हें फिर से, वो नेगेटिविटी वाली वॉइस उन्हें फिर से सुनाई देने लगी। यही सब हो रहा था अचानक कि कुछ दिनों बाद गाँव के एक घर की एक बेटी, जो कि कालू की ही उम्र की थी, जिसका नाम चंपा था, वो घर से गायब हो जाती है।
लगभग शाम के 4 बजे थे और सब लोग फिर से उस ढूंढने के लिए भाग। धीरज और गोमती भी उस बच्ची को देखने के लिए जाते हैं। वो सारा कुछ देखने के बाद फिर वही उसी चबूतरे पर पहुंचते हैं और वहां पे उसको पाते हैं। चंपा वहीं बैठी थी और किसी से बात कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था और वो बोल रही थी, भैया मुझे जाने दो, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। और वहां से ऐसा लग रहा था दूर से देखे कि कोई उसे बुलाने की, उस बच्ची को बुलाने की कोशिश कर रहा है, पर वो मना कर रही। अचानक गोमती की माँ ने आवाज लगाते हुए वहां भागी, दौड़ी, कालू मेरे बच्चे, तू इस बच्ची को छोड़ दे, तुझे खेलना है ना तो तू बेटा मेरे साथ चल, इस बच्ची को छोड़ दे। और फिर क्या था, चंपा वहां पे बेहोश हो जाती है और उस दिन के बाद सबको ऐसा लगता है कि वो जो आत्मा थी जो इतने दिनों से परेशान कर रही थी, जो कालू की आत्मा थी जो अब एक कच्चा कलवा बन चुकी थी, वो जा चुकी है। पर शायद ये सच नहीं था। उस रात गोमती और धीरज दोनों अपने ही आंगन में आग जलाकर हाथ सेक रहे थे, मतलब उसके थोड़े से दूर बैठे थे, ऐसा धीरज ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया। और धीरज गोमती से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि गोमती अब सब ठीक हो गया और कालू शायद मोक्ष को प्राप्त हो गया है। गोमती ने उसकी तरफ ऐसे स्लाइटली देखा और क्रीपी सी स्माइल दी और उसके बाद वही हमिंग फिर से गोमती शुरू कर दी। इस बार गोमती, उनका बेटा कालू अब गोमती के अंदर आ चुका था। उस बच्चे ने गोमती को पॉजेस कर लिया था, क्योंकि उसकी माँ तो उसे खुद इनवाइट देकर आई थी ना कि बेटा चल मेरे साथ, और वो आ गया। वो बस उस इनविटेशन की वेट कर रहा था। पहले कालू को किसी ने पॉजेस किया और अब कालू की आत्मा सबको पॉजेस कर रही थी। उसने अपनी माँ को पॉजेस कर लिया था, उसे अपने साथ खेलने के लिए कुछ चाहिए था। ये जो कच्चे कलवे बच्चों की जो आत्मा होती है, जिन्हें हम कच्चे कलवे का नाम देते हैं, ये बहुत ही विचलित आत्माएं होती हैं। इन्होंने अपना जीवन नहीं जिया होता है, अपनी जीवन जीने से पहले ही अपनी प्राण त्याग दिए होते हैं, और वो भी जिन बच्चों की डेथ कुछ इस तरह से होती है जो नेचुरल नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं की आत्मा कच्चा कलवा बनती है, जिन्हें तांत्रिक लोग और अघोरी लोग पकड़ भी लेते हैं और उनसे गलत सलत अपने जो मन में आए वो सारे काम कराते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, ऐसा हुआ उस रात धीरज गोमती से अलग सोया। दूसरे दिन फिर से एक ऐसा वृतांत हुआ कि उनका जो घोड़ा था, जो बच्चे का लकड़ी का जो घोड़ा था, अभी तो उस दिन तो सिर्फ बेड पे रखा हुआ दिखाई दिया था। इस दिन वो बेड पे रखने के साथ साथ वो स्लाइटली लेफ्ट राइट भी हो रहा था, और एक बच्चे की अजीब सी हमिंग ट्वीनिंग गोमती के मुंह से सुनाई दे रही थी। That was very creepy that time. फिर क्या था, उसके बाद वो इंसिडेंट्स बढ़ते गए। अब गोमती की रूह, गोमती के शरीर पर उसके बेटे कालू ने पूरा कब्जा कर लिया था। गोमती पूरी तरह से पॉजेस हो चुकी थी। वो अलग अलग तरीके की हरकतें करने लगी थी। कभी कभी अपने उल्टे पाँव पर चलने लगी थी, जैसे जानवर चलते हैं, ऐसे वो चल के उस पूरे घर में। जिस दिन ये धीरज ने देखा, वो उसका लास्ट डे था। उसका वो बेटे को गवा चुका था और अपनी पत्नी को वहीं छोड़ा और वो भाग गया। आज धीरज अपने पत्नी और अपने बेटे को बहुत दूर छोड़ा चुके हैं और कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी के लास्ट पलों को जी रहे हैं। तो गाइस, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैं समझी हूँ और मुझे लगता है जो मुझे आपको समझाना चाहिए कि भूत, पिशाच, कच्चे कलवे, पिशाचनी, इस तरह की जितने भी एंटिटीज़ होती हैं, इन सब से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर आपको कभी कुछ ऐसा अपने आसपास दिखता भी है तो सबसे पहले ये हमेशा चाहती हैं कि इनको कोई इनवाइट करे, इनको कोई अपने पास बुलाए, और बस ये घर चाहती हैं, ये एक बॉडी चाहती हैं, क्योंकि ये भटकती हुई आत्माएं होती हैं। तो इनको कभी भी गलती से भी अपने पास आने के लिए पनाह मत दो,
उनको इनवाइट मत करो। और इन सब चीज़ों से जिस तरह से भी जैसे भी दूरी बना सकते हो बनाने की कोशिश करो। भगवान में अपना ध्यान लगाओ, वही आपको इन सब से दूर निकाल सकते हैं। तो ये थी धीरज की स्टोरी। थैंक यू धीरज हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। इसके साथ साथ अगर आप लोगों की भी कोई स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ मेरी मेल आईडी rwd25@gmail.com। इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है मेरी मेल आईडी। और इसके साथ साथ मैं मिलती हूँ अब आपके साथ या तो किसी स्पिरिचुअल कहानी के साथ या फिर किसी डरावनी कहानी के साथ। आप मुझे ये भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट किस पर चाहिए, स्पिरिचुअल और हॉरर। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय माँ काली। मैं आपकी दोस्त दीपिका फिर आज एक नई हॉरर स्टोरी के साथ आपके सामने आ चुकी हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो रुकिए, वेट करिए, पहले ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सारी नई स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं जो भी नई स्टोरी बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, आपको तुरंत सबसे पहले दिखाई दे जाए। तो चलिए आज बहुत देर ना करते हुए आज की स्टोरी पर हम डायरेक्ट चलेंगे। आज की जो स्टोरी है वो मेरी एक दोस्त ने मुझे सुनाई है, जिसका नाम मैं अपनी दोस्त का नाम तो रिवील कर ही सकती हूँ। मेरी दोस्त का नाम है प्रियंका, जिसने मुझे अपनी ये स्टोरी सुनाई है। एक्चुअली ये स्टोरी उसकी मदर की है। जब शी वाज़ वेरी यंग, शी वाज़ इन अ स्कूल, तो उसकी मम्मी ने उसको ये स्टोरी सुनाई थी और उसने मुझे ये स्टोरी सुनाई है। जब उसकी मम्मी 5th क्लास में थी, ये तब की स्टोरी है। जब वो 5th क्लास में थी तो सारे बच्चे गाँव में स्कूल होते हैं, तो सारे बच्चे इकट्ठे होके जब भी मन करता है, जैसे आज भी हम ऐसा करते हैं कि क्लासेस बंक कर देते हैं, तो उधर भी वैसा ही हुआ। एक दिन सारे बच्चों ने डिसाइड किया, जिसमें उसकी मम्मी भी थी और उसके उनके कुछ कज़िन्स भी थे, और वो बहुत छोटे रहे होंगे, लाइक 5th क्लास में थे, तो लगभग 10-12 साल के आई गेस रहे होंगे वो सारे लोग। तो स्कूल बंक करके वो वहाँ पे एक स्कूल के पीछे एक खेत टाइप था, जहाँ बाग बगीचे जो बोलते हैं, वहाँ पर चले गए। वहाँ पे एक इमली का पेड़ था। ये एक्चुअली स्टोरी इसलिए बहुत ज़्यादा हॉरर है कि ये इमली के पेड़ से जुड़ी हुई है और एक ये रियल इंसिडेंट है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे सुनाया है। तो वैसे भी बोलते हैं कि इमली के पेड़ पर हमेशा चुड़ैल का साया रहता है, जो भी इमली का पेड़ होता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो सारे बच्चे वहाँ खेल रहे थे। वो जो खेत था, जहाँ पे खेत थे, उसमें एक इमली का पेड़ था। उसके भी काफ़ी ऐसे किस्से थे जो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी चर्चित थे, मशहूर थे। इसलिए कभी भी बच्चों को भी वहाँ पे जाने के लिए अलाउ नहीं करते थे। बड़े बुजुर्ग अगर वहाँ पे होते थे, लेकिन वो उस टाइम स्कूल से बंक करके सारे बच्चे भाग कर आ गए थे, तो वो एकदम से चले गए। वो सारे बच्चे उस खेत में खेल रहे थे। अचानक से वो बैट बॉल खेल रहे थे और अचानक से खेलते-खेलते जो एक बच्चा था उनमें से, उसकी बॉल उस इमली के पेड़ के पास चली गई और वो वहाँ की तरफ भागने लगा। मेरी फ्रेंड ने बताया कि जैसे ही वो उधर की तरफ जा रहा था, उसकी जो मम्मी थी उसने उसको रोका कि वहाँ नहीं जाना। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, मम्मा ने बोला है कि वहाँ पे तो भूत रहता है, भूत रहता है। वो कहता है, अबे चलना, कोई भूत-वूत नहीं होता, मैं हूँ सबसे बड़ा भूत। बच्चे ऐसा करते हैं ना, मतलब ऐसा दिखाने में वो। तो वहाँ मैं हूँ सबसे बड़ा भूत, मेरी बॉल वहाँ गई है, मैं जा रहा हूँ और उस बॉल को लेकर आऊँगा, तू देखना वो भूत भी मुझसे डर जाएगा। उसने कहा ठीक है, रहने दे, तेरे से कुछ नहीं होगा, वो चुड़ैल तुझे ले जाएगी। उसने कहा चल चलना, मैं देखता हूँ। वो बच्चों की गॉसिपिंग होती रही और वो बच्चा वो बॉल लेने उस इमली के पेड़ के पास चला जाता है। जैसे ही वो उस इमली के पेड़ के पास जाता है, उसे कुछ अजीब सी फीलिंग्स होने लगती है, उसको कुछ चक्कर से आने लगते हैं। और ठीक है, फिर भी वो खड़ा रहा वहाँ पे, अपनी बॉल ढूंढता रहा। अचानक से उसकी नज़र पेड़ पे ऊपर की साइड गई, तो लिटरली उसे एक लेडी पेड़ पर इस तरह से लटकी हुई, लाइक जिस तरह से हम बैठते हैं, अगर हम ज़मीन पे बैठे हैं तो
वो वहाँ पे उस तरह से उस पेड़ पे बैठी थी और उसको ऐसे करके झांक रही थी, जिसका फेस बिल्कुल वाइट था, बिल्कुल वाइट कलर का फेस था, उसके बाल खुले हुए थे और उसको ऐसे करके आवाज़ लगा रही थी, ए आना मेरे साइड, बॉल चाहिए ना, तुझे बॉल चाहिए तो मेरे पास ऊपर आ। वो बच्चा लिटरली डर गया कि यहाँ पे ऐसा कौन आ गया जो पेड़ के ऊपर बैठा है, और वो डर के मारे थर थर कांपने लगा। सारे बच्चे दूर खड़े थे क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत डरे हुए थे उस पेड़ के, लेकिन वो बच्चा वो थोड़ा सा ऑलरेडी शैतान सा बच्चा था, तो इसलिए उसने वहाँ जाने का डिसाइड किया और वो वहाँ पे जाता। वो बच्चा लिटरली, उसकी मम्मी ने ये बताया है, प्रियंका की मम्मी ने, क्योंकि वो दूर से खड़े हुए सिर्फ देख रही थी और उनकी भी सिट्टी पिट्टी गायब थी। वो बच्चा सीधे खड़े हुए, लाइक जैसे मैं बैठी हूँ और मेरे पीछे ये पेड़ है, इस तरह से वो खड़ा था, एकदम से बैक हो गया। पहले वो ऐसे खड़ा था पेड़ के साइड, फिर वो बैक हो गया और वो सीधे उस पेड़ पर ऐसे चढ़ता चला गया सीधे। और उस पेड़ पर अब वो ऐसे, जैसे वो लेडी वहां पे टंगी हुई थी, वो चुड़ैल जो टंगी हुई थी, अब वो ऐसे टंग गया और वो सबको चीख चीख के, 1 मिनट तो सब बच्चों को वो चुड़ैल उसके अंदर आ जाती है और 1 मिनट तो उन बच्चों को चीख चीख के आवाज लगाती है। वो देख रही है वहां से कि बॉल चाहिए क्या किसी और को भी, बॉल चाहिए क्या किसी और को भी। और 1 मिनट के अंदर वो उसकी बच्चे की खुद की आवाज आने लगती है कि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। सारे बच्चे दूर से ही उसे देख रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं उसे उसके पास आने की, और बस अब वो डर जाते हैं। उस खेत में जो एक माली काका होते हैं, वो उनके पास भाग कर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि काका काका वो चुड़ैल उसको ले गई, वो चुड़ैल उसको ले गई, उसका नाम राज होता है, चुड़ैल राज को ले गई, चुड़ैल राज को ले गई। वो बच्चे बोलते हैं, तो वो काका बोलते हैं, ये तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम लोगों को मना किया था ना वहां जाने के लिए, और तुम लोग पागल बना रहे हो मुझे, ये वो सब कह रहे हो। बस ये कहते हुए वो सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं। इतनी देर में वो काका वहां पहुंचते हैं और वो बच्चा नीचे जमीन पे गिरा हुआ मिलता है। तब जब काका उसके पास आते हैं, उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही होती हैं, और जब तक वो काका उसको उठा के वैद्य के पास, उस टाइम तो ये बहुत पुरानी स्टोरी है, लगभग आज से मैं समझती हूँ कि प्रियंका मेरी एज की लड़की है और उसकी मम्मी जब लाइक 10-12 साल की होगी, तो ये आज से लगभग 50-60 साल पुरानी कहानी है। जिस टाइम बहुत इस तरह की कहानियाँ होती थी, अभी भी होती हैं गाँव में, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा चलती थी। उस टाइम ऐसे बोलते थे कि आपको बाल खुले करके बिल्कुल भी खेतों में नहीं जाना है, मरघट के सामने से नहीं जाना है, और दोपहर में खेतों में नहीं जाना है, और ऐसे जो पेड़ होते हैं इन सब पेड़ों के आसपास नहीं जाना है। आज भी ये चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। तो जैसे ही उन सब बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पर आए, वो बच्चा मर चुका। उसके बाद से वो ऑलरेडी उस पेड़ के पास किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को भी जाना अलाउड नहीं था, लेकिन वो दोपहर का समय था, वहाँ कोई नहीं आता था, तो उसमें वो बैरिकेटिंग काइंड ऑफ लगा के रखते ही थे उस पेड़ के, लेकिन उस दिन वो नहीं थी, मतलब उसका गेट खुला हुआ था। उसके बाद से बहुत मंत्र जाप पूजा और सब कुछ करवाए गए उस पेड़ को कि वहाँ पे ऐसा कुछ ना हो, और अभी वो पेड़ बिल्कुल बंद है। मतलब अभी तो आई थिंक बहुत पुरानी स्टोरी है, तो अभी तो आई डोंट नो वहाँ पे क्या होगा, लेकिन कुछ इस तरह की वो एक स्टोरी थी। जो इस तरह की स्टोरी होती है, इनका कोई अंत नहीं होता, इनमें कोई एंडिंग नहीं होती, ये रियल स्टोरीज होती हैं। आज भी बहुत सारे पेड़, खेत, इवन रास्ते भी होते हैं, जो लोग कुछ ब्लैक मैजिक भी करते हैं, वो भी बोलते हैं कि चढ़ाए से मत जाओ, और ख़ास तौर से फेस्टिव सीज़न पे
खुले बाल करके मत जाओ। तो ये कहीं न कहीं सच कहानियाँ हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग अगर मना करते हैं तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए, पर हमें इंटरेस्ट आता है कि नहीं, हमें तो ये सब करना है। ये चैनल मेरा बनाने का मोटिव सिर्फ़ यही था कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहती। मैं ये नहीं चाहती लोगों को बताना कि भूत होते हैं, आप उन पे विश्वास करिए ये वो, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ रहिए। भगवान पे विश्वास रखिए, उनकी पूजा करिए और सिर्फ़ उन्हीं में विश्वास रखिए। बाकी किसी भी गलत तरीके के काम में किसी के ना पड़िए, ना ही किसी के साथ धोखा कीजिए। ये सब कुछ गलत है। कोई भी शॉर्टकट किसी भी सक्सेसफुल रास्ते के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। मैं बस आपको यही समझाना चाहती हूँ। तो आज की मेरी बस स्टोरी यही थी। आशा करती हूँ आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा होगा और अगर कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गॉट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिएगा और सबके साथ अच्छा करते रहिए। बाय बाय। मैंने ही तुझे यहाँ इस मंदिर में बुलाया था, आखिर तू आ गई ना। उसे छलावा दे रही थी, उसके सामने आ रही थी, उसको पागल बना रही थी, उसके घर वालों की तरह से उसकी परछाई के सामने आ रही थी। मैं आपकी होस्ट दीपिका और आज लेकर आ गई हूँ एक हॉरर से भरी खौफनाक कहानी। तो सीधे सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ेंगे और आज की कहानी का टॉपिक है पिशाचनी का शाप। एक ऐसी पिशाचनी जिसका पूरा शाप, जिसके शाप से शापित था पूरा एक गांव के एक मंदिर में, एक खंडर मंदिर जिसमें कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, वहां पर रहती थी। और वहां पे रहकर वहां जो भी इंसान वहां आता था उस मंदिर को देखने, उसको एक्सप्लोर करने, उसको वो उसकी आत्मा को खींच लेती थी अपनी अपनी तरफ और उसे वहीं की वहीं उस मंदिर में ख़त्म कर देती थी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस कहानी के 3 किरदार हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कहानी मेरी एक दोस्त की है जिसके नाम मैंने इस कहानी में चेंज कर दिया क्योंकि वो हमें सीक्रेट रखना है, वो हम नहीं बता सकते। तो ये कहानी है मेरी एक दोस्त की जिसका नाम, हम कैरेक्टर का नाम रख लेते हैं रीमा। और एक गांव का लड़का जो रीमा को एक्सप्लोर कराता है अपना गांव। रीमा एक ऐसी लड़की है जो उस गांव में आई है उस गांव का सर्वे करने। उसे बहुत मज़ा आता है कुछ हॉरर कहानियों के बारे में सुनने के लिए, कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में बात करने के लिए। तो वो उस गांव में आती है, दिनेश से मिलती है। दिनेश उस गांव का एक लड़का है जो जानता है कि उस गांव में एक ऐसा मंदिर है जो शापित है। उस मंदिर में उस पिशाचिनी का शाप था और जो भी इंसान उस मंदिर में जाता है उस पिशाचिनी का शाप उसे शापित कर देता है और उसकी रूह को अपनी तरफ खींच लेता है और वो आदमी वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो मैं बताती हूँ, इसमें 2 कैरेक्टर मेन है। जो मेरी एक दोस्त है रीमा, जिसका मैंने नाम रीमा दिया है। एक लड़का रीमा को पूरा गांव एक्सप्लोर कराता है, उस कहानियों के बारे में बताता है, दिनेश। और तीसरा कैरेक्टर है वो खुद गांव की पिशाच। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, रीमा एक रिसर्च करने के लिए क्योंकि उसे कहानियों के बारे में, रहस्यमयी कहानियों के बारे में रिसर्च करने के लिए उसके कॉलेज से एक टॉपिक मिला था। तो वो उस गांव में जाती है और वो गांव में आपको बता देती हूँ, वो हिमाचल के जंगलों, पहाड़ों के साइड वो बसा हुआ एक गांव था। उस भरे जंगलों में बसा हुआ वो बेसिकली एक गांव था। तो वहां वो जाती है और दिनेश से मिलती है। दिनेश उसे बताता है कि रीमा जी, यहाँ पे एक मंदिर है जो ऐसा एक शापित मंदिर है जिसपे एक पिशाचिनी का शाप है। तो रीमा हंसते हुए बोलती है, क्या दिनेश, तुम भी इन सब बातों में अभी तक मानते हो क्या? ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता, बट यहाँ है, यहाँ पे कुछ सालों से बहुत रहस्यमय तरीकों से हर साल बहुत लोगों की मौत हो जाती है जिनका आज तक कुछ नहीं पता चला कि उनकी मौत हुई कैसे है। उनकी शरीर पे एक भी निशान नहीं होता है, एक भी निशान, और वो मर जाते हैं।
वो सिर्फ और सिर्फ उस जंगल में, उस मंदिर के आसपास ही उनकी मौत हुई है, जितनी भी आज तक वो मौत हुई है। तो नेक्स्ट डे होता है, रीमा शाम के टाइम में दिनेश को अपने पास बुलाती है। गांव में जो ढाबे वगैरह होते हैं वहाँ पे शाम के टाइम लगभग 7-8 बजे का समय था, तो वहाँ पे रीमा ने दिनेश को अपने पास बुलाया और दिनेश ने उसके बारे में, जो मंदिर था उसके बारे में, अपने गांव के बारे में उसे और भी सारी चीज़ें बताई कि गांव में क्या चलता है, कैसे कैसे क्या क्या मौत हुई है, किस वजह से वो मौत हुई है, वो पिशाचिनी का क्या है, वो सारी कुछ बातें जो कल छोटे सारांश में उसने बताई थी, वो आज डिटेल्ड में उसे बताता है। तो रीमा कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है, अगर तुम इतने ही यकीन से ये सब कहते हो, तो मैं कल उस मंदिर में जाऊंगी और देखूंगी जाके कि आखिर सच में वहां पे कुछ है भी या तुम लोग ऐसे ही सबको पागल बना दो। तो दिनेश ने बोला कि रीमा जी, हर चीज को इतना आसान नहीं लेना चाहिए, कभी कभी वो चीजें भी होती हैं जो हमें नहीं लगती हैं। जी हाँ, वो चीजें होती हैं, मैं खुद भी मानती हूँ। अगर मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, तो शायद आपने मेरे लास्ट पॉडकास्ट में देखा होगा कि मैंने बताया था आपको मेरे लास्ट पॉडकास्ट में कि ये सब मेरे साथ भी हुआ। तो चीज़ें हैं, भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान भी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे दिनेश पहले बोलता है कि ठीक है, अगर आपने जाने का मन बना लिया है वहाँ पे तो आप जाइए, लेकिन शाम के 7 बजे के पहले वहाँ से आप वापस आ जाइएगा और कोई भी चीज़ वहाँ से वापस मत लाइएगा, क्योंकि पिशाचिनी की आत्मा वहाँ पे शाम के टाइम में ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो उसने कहा ठीक है, चलो मैं देखती हूँ अब, पर ठीक है, अगर आप वहाँ जाना चाहती हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आपको वहाँ ऐसा लगे कि मेरे आसपास कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता है ज़्यादातर, पर अगर आपको ऐसी किसी की मौजूदगी का एहसास हो तो आप समझ लेना कि वो आपके आसपास ही है। उसकी आंखें हमेशा लाल और बड़ी रहेंगी, उसकी भयानक हंसी ये लोगों ने सुनी है। तो जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आप वहाँ कल जाने वाली हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप वहाँ जाएंगी तो शाम के 7 बजे से पहले प्लीज़ वापस आ जाइएगा, क्योंकि शाम के 7 बजे के बाद उस पिशाचिनी की शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो रीमा बोलती है कि ठीक है दिनेश, आप जैसे बोल रहे हो मैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखूंगी, पर मैं कल जाऊंगी और मैं देखूंगी कि आखिर है क्या वहाँ पे और क्या मुझे सच में वहाँ कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ ऑब्वियसली कल मैं जाऊंगी, मेरे कॉलेज का असाइनमेंट भी तो मुझे मिला है, वो भी तो पूरा करना है, और अगर वहाँ कुछ मिलता है तो मेरे लिए तो प्लस ऑन हो जाएगा। वो रीमा हर चीज़ को इतना इजी ले रही थी, इतना इजी ले रही थी जैसे वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन ये तो सबको पता था कि वहाँ कुछ है। अगले दिन रीमा सुबह 8 बजे उस मंदिर के लिए निकल जाती है। वो भयानक जंगलों के बीच वो जर्जर मंदिर, जर्जर जगह जिसकी टूटी हुई दीवारें थी और आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। रीमा वहाँ मंदिर के लिए निकलती है। जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाने लगती है, मतलब अंदर नहीं जा पाई है अभी, उसके आसपास ही पहुंची है, लाइक सतह पे, उसका ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा करे, बट वो फिर भी नहीं रुकती है, वो थोड़ा और आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद जैसे ही वो उस मंदिर में अंदर एंटर करती है, उसे एक घड़ा दिखता है, एक ऐसा घड़ा जिसपे कुछ उंगलियों के निशान है। मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, वो उंगलियों के निशान इतने खतरनाक कि वो किसी इंसान के तो नहीं हो सकते थे, वो खून जैसे कुछ निशान थे जो उस घड़े के ऊपर बने हुए थे। जैसे ही वो उस मंदिर में उस घड़े पर हाथ लगाती है, उस मंदिर के अंदर चली जाती है, वो घड़ा मंदिर के अंदर था, और वो जैसे ही उससे हाथ लगाती है, उस मंदिर की दीवारें और तेज तेज होने लगती हैं और कुछ कोहराम सा वहां मच जाता है। और अचानक से वहां पे एक तेज तेज हंसने वाली उस पिशाचिनी की आवाज आ रही है। रीमा के पैरों तले जमीन निकल जाती है कि ये क्या हुआ, अभी तक तो यहाँ बिल्कुल शांति थी, ये अचानक इतनी सारी
आवाजें कहाँ से आने लगी। उसके बाद रीमा जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ती है उस घड़े को लेकर, एक अदृश्य, एक धुंधली सी परछाई रीमा के सामने आती और उस काली धुंधली परछाई में कुछ लाल मोटी बड़ी बड़ी आंखें रीमा की ओर घूरती हुई और उसकी तेज हंसी और भी ज्यादा वहां बढ़ जाती है आसपास। इतनी तेज तेज हंसने की आवाज वहां पे आने लगती। रीमा उस घड़े को लेके पीछे होती है, पर जैसे कि उसके पैर वहां पे दब गए हैं, धंस गए हैं उस जमीन में। उसे ऐसा फील होता है वो हिल भी नहीं पाती है, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रही। रीमा ने अपना पूरा जोर लगाया पर वो वहां से हिल नहीं पाई। अब अचानक, अभी तक तो वो लाल आंखें, वो परछाई और वो धुंधलापन ही उसे दिखाई दे रहा था और हंसने की आवाज। अब उस पिशाचिनी ने उस रीमा से बात की। जी हाँ, वो पिशाचिनी थी। उस पिशाचिनी ने रीमा से आवाज में बात करी और बोलती है कि मैंने ही तुझे यहाँ इस मंदिर में बुलाया था, आखिर तू आ गई ना। रीमा की होश उड़ जाते हैं। कैसे तैसे वो उस घड़े को लेकर वहां से भागने में समय रहते ही कामयाब हो जाए और वो भगवान को याद करती है और उसको हिलने की शक्ति मिलती है और वो समय रहते वहां से चली जाती है। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचती है, पानी पीती है, नॉर्मल होती है और रात में जैसे तैसे करवटें बदल बदल के उसे नींद आए। अब अगला दिन वो दिनेश से मिलती है जाके और दिनेश को सारा कुछ बताती है। दिनेश बोलता है, रीमा जी मैंने आपको बोला था पर आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मैंने बोला था आप 7 बजे से पहले आना, आप रात के 10 बजे तक वहां रुकी और अब उस पिशाचिनी की आत्मा ने आपकी आत्मा पे अपना कब्जा कर लिया। अब हमें उसे छुड़ाना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे एक अनुष्ठान करना है जो कि उस मंदिर के अंदर जाते ही हो। आप उस मंदिर से ये जो घड़ा उठाकर लाई हैं, ये घड़ा ही उस पिशाचिनी की आत्मा का वजूद है, वो हमें वहां रख के खत्म करना होगा अपने मंत्रों से। तो रीमा बोलती है कि मुझे नहीं पता ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है दिनेश, पर मुझसे भूल हुई। आखिरकार रीमा को समझ में आ गया था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। एक दिन पूरा ऐसा ही निकल जाता है। रीमा को बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। उसे हर टाइम ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई है, हर टाइम ऐसा लग रहा है कि उसका कोई गला दबा, ऐसे ऐसे करके कुछ उसे कुछ परेशानी हो रही है अपने गले में, जैसे कि उसकी सांसें उखड़ रही। उसे ऐसा हर समय फील होता है। पूरा दिन निकल, वो मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि उसकी तबीयत इतनी खराब थी। रात उसकी सारी बेचैनी में निकल गई, इधर से उधर कर, इधर से उधर कर। पर दिनेश ने बोला कि हमने एक दिन निकाल दिया है, अब इससे ज़्यादा हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, अदरवाइज ये पिशाचिनी की आत्मा आपको नहीं छोड़ेगी और आपकी तबीयत खराब होने के साथ साथ हमें उस मंदिर में जाना ही पड़ेगा। रीमा और दिनेश नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे ही, क्योंकि हमें वहाँ पे रात नहीं होने देनी थी, तो सुबह 7 बजे ही वहाँ पे वो चले जाते हैं। जैसे ही मंदिर की सतह पर वो पैर रखते हैं, वहां पे फिर से वही कोहराम सा मच जाता है। फिर से वही हंसने की बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती हैं। फिर से वही काला काला धुआं, धुंध, छाया, वो सब दिखाई देने लगती है और फिर तेज तेज आवाजें। रीमा और दिनेश उस घड़े को अपने हाथ में पकड़ते हैं। दोनों इस तरह से, दोनों ने उस घड़े को पकड़ा हुआ है और दिनेश तेज तेज से मंत्र उच्चारण कर रहा है। वो मंत्र उसके दादाजी ने उसको बचपन में दिया था। और ये जो पिशाचिनी की आत्मा थी, मैं आपको बताती हूँ, ये सालों से, मतलब ये 100 सालों से भी पुरानी आत्मा थी जो इस मंदिर पे अपना को कहर बरसा रही थी। तो इसके दादाजी ने, दिनेश के दादाजी ने इसको ये मंत्र दिया था कि कभी अगर कहीं फंस जाओ तो इसको मंत्र उच्चारण करना। और इस पिशाचिनी की आत्मा को मारने के लिए कहीं ना कहीं ये मंत्र उच्चारण करना बहुत जरूरी था।
जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, क्योंकि सब लोग डरते थे। क्यों पटे में टांग अड़ानी, क्यों करना? आप सब लोग ऐसे ही बोलते थे गाँव के कि क्यों हमने ये सब करना, भाई नहीं करना, जैसे चल रहा है चलने दो उसको, शांत रहने दो, सबको अपनी बड़ी। बट अब तो रीमा के साथ ये सब हो गया था। दिनेश रीमा को लेकर आया था, उसने ही बुलाया था कि आइए आप रिसर्च करिए यहाँ पे, और वो अपनी खुशी से आई थी, तो उसको बचाना ही पड़ा। तो उन्होंने वहाँ पे वो मंत्रोच्चारण शुरू किया। उस घड़े को दोनों साइड से पकड़ के, एक साइड से रीमा ने पकड़ा हुआ था, एक साइड से दिनेश ने पकड़ा हुआ था वो घड़ा। दिनेश ने वो मंत्र उच्चारण शुरू किया। उस हंसने वाली आवाज, जो पिशाचनी की हंसने वाली आवाज थी, अब वो चीखने लगी, क्योंकि जैसे जैसे उस घड़े को पकड़ के वो मंत्र उच्चारण हो रहा था, उसकी चीखें निकल रही थी, वो परेशान हो रही थी वो। पर दिनेश, और वो उसे परेशान भी कर रही थी, किसी किसी तरह से उसे छलावा दे रही थी, उसके सामने आ रही थी, उसको पागल बना रही थी, उसके घर वालों की तरह से उसकी परछाई के सामने आ रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पर वो वही छलावा देके और उसका मंत्र उच्चारण तोड़ना चाहती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अपना मंत्र उच्चारण करते। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण होता रहा, वैसे वैसे उसकी चीखें बढ़ती। अचानक बहुत समय तक ये मंत्रोच्चारण, चीख, ये घना साया, ये सब चलता रहा। एक कोहराम मच गया उस पूरी जगह पे। अचानक से वो घड़ा टूट जाता है, खिल खिल बिखर जाता है, और एकदम सब कुछ शांत हो जाता है, और वो सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। वो चीखने की आवाजें, वो हंसने की आवाजें, वो धुंधला साया, वो सब कुछ बंद हो जाता है। अब दिनेश को पता चल गया था कि वो जा चुकी है। दोनों बहुत शांत हुए। दिनेश को बहुत हल्का फील हो रहा था, रीमा को बहुत हल्का फील हो रहा था, लेकिन दिनेश ये सब करते करते बहुत थक चुका था। सुबह 7 बजे से लेकर लगभग शाम के 7 फिर से बज गए थे इस प्रोसेस में। पर फाइनली वो आत्मा, अब वो पिशाचनी, वो जा चुकी थी। रीमा और दिनेश वहाँ से निकलते हैं, गांव की ओर बढ़ते हैं, अपने घर जाते हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं। गांव वालों के, सब लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ, उन्होंने ऐसा किया और अब सब ठीक है। रीमा ये सब करके अब बोलती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है, मुझे एक बहुत अच्छा सबक मिल चुका है। उसका प्रोजेक्ट के साथ साथ उसे एक सबक, लाइफ का भी एक सबक मिल चुका था कि किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। भगवान है, आई रिपीट इट, तो आत्मा भी है। पर जाते जाते एक बार दिनेश ने फिर से वही बोला कि ये जा चुकी है अभी, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं गई, क्योंकि ये एक पिशाचनी है, 100 सालों पुरानी पिशाचनी, और ये फिर से वापस आ सकती है। तो कभी भी ऐसी चीज़ों को हमें कभी चैलेंज नहीं देना चाहिए। ये रियल स्टोरी है, ये मेरी आप बीती देखी हुई स्टोरीज है, तो ऐसी चीज़ों को हमें कभी भी चैलेंज नहीं देना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे चैलेंज तो आप एक इंसान को भी दे देते हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो ये तो आत्मा है। तो ये थी मेरी आज की पूरी कहानी, एक पिशाचनी का श्राप एक पूरे गांव के ऊपर, जिसको दिनेश ने उस पिशाब से कहीं ना कहीं मुक्त करा दिया था। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरीज आपके सामने लाती रहूँगी। मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और डरते रहें, सतर्क रहें।